नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात योगी के संदेश की। बिहार से दी गई संदेश यूपी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे हैं। उनके बयान यूं तो बिहार चुनाव को लेकर थे, लेकिन इसका असर कहीं न कहीं आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश भर में जब विकास की बात हो रही है तो कांग्रेस और आरजेडी ने शिगूफा छेड़ा है कि उन्हें विकास नहीं बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डलवाकर वो गरीबों के हक पर डकैती डाल सके। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले वर्ष यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं, वहीं 2027 में विधानसभा चुनाव भी होगा। यानी विकास बनाम बुर्का की ये सियासत यहीं पर ख़त्म होने वाली नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खात्मे और कानून व्यवस्था का उदाहरण भी बिहार की जनता को दिया। आज हम योगी के मिशन यूपी को समझेंगे और सपा कैसे इसका काउंटर करेगी इस पर भी गौर करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में खूब पसीना बहा रहे हैं। वहाँ के भी जो ज़्यादातर नेता कार्यकर्ता और जिनको टिकट मिला है वो सब भारतीय जनता पार्टी के चाहते हैं कि योगी उनके लिए प्रचार करें। दानापुर में भी वह गरजे कल, और वो जो गरजे हैं वो केवल बिहार के लिए ही नहीं है, वह उत्तर प्रदेश के लिए भी एक संदेश है। क्या यह एक तीर से दो निशाने वाली बात है, दो शिकार वाली बात है? और यदि ऐसा है तो इसकी जो असर है इसका वो केवल बिहार तक नहीं उत्तर प्रदेश तक भी दिखाई देगा, क्योंकि अगले साल वैसे भी वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं पंचायत के, और फिर उसके अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे बिहार में महागठबंधन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसका काट निकालेगी। चलिए चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। इसी मुद्दे पर आज बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शरद शरण साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत सिंह साहब आप ही के साथ। अब देखिए, मौका बिहार का हो, लेकिन योगी कहाँ बिहार तक रुकने वाले हैं। बात तो वो उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि राजनीति तो उनको फिलहाल उत्तर प्रदेश की ही करनी है, भविष्य में भी वहीं की करनी है। दिल्ली तो दूर है, बिहार से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। भले ही वह प्रचार बिहार में कर रहे हों, लेकिन गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश में योगी लेकर चल रहे हैं उसके बारे में बिहार में भी बखान हो और असर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में भी हो? क्या यही रणनीति है और इसी के तहत योगी काम करते रहेंगे? और आपको यह रणनीति कैसे लग रही है? बतौर प्रवक्ता ही सही बता दीजिए सिंह साहब। ये धन्यवाद। ये आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सिंह साहब, बोलिए। ये ऐसा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है। हवाई बातें कर रही नहीं कर, जो हम लोग करते हैं वही कहते हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं। ये कोई क्या करता है, कोई किस तरीके से बुर्का पहनाकर वोट लूटना चाहता है, वोट की लुटाई करना चाहता है, वोट के प्रति भ्रम पैदा करना चाहता है। हम स्पष्ट रूप से कह देंगे कि वो कहते हैं कि वोट की लूट नहीं होगी। ये आप जो करना चाहते हैं ये वोट की लूट के लिए नहीं करना चाहते, और क्या करना चाहते? देखिए, आपका कोनबा बिखर चुका है। आपके लोग आपको छोड़कर डूबता जहाज समझकर भाग चुके हैं, और जो रह गए हैं वो भी भागते जा रहे हैं। रही बात बिहार की, तो सुशासन बाबू को इसीलिए जाना जाता है कि कुशासन को, चारा चोर जैसे लोगों को, चारा खाने वाले लोगों को, जो जानवरों का चारा तक खा गए, उनका सफाया निश्चित हो चुका है और निश्चित और होने वाला है। देखिए, पूत कपूत को का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय, ये
जो कपूत होते हैं उनके पालने में ही पैर दिखाई पड़ते हैं, जो सपूत होते हैं उनके भी पैर दिखाई पड़ते हैं, और वो कैसे चलते हैं ये भी समझ आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति हमेशा स्पष्ट रही कि अगर हमें बुलडोजर किया हमने, और निश्चित रूप से वो दंड के अधिकारी जो लोग हैं वो दंड पाए। इसके बाद सिंह साहब, जिन लोगों ने दंड, आपकी सब बातें मान भी ली जाए तो यही बुर्का पहनकर लोगों ने वोट किया था, तब 99 में आपकी सरकार बनी थी। यही बुर्का पहन के लोगों ने वोट किया था तब 2014 में भी खूब बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी थी, 19 में भी। बुर्का अब क्यों तकलीफ दे रहा है? बुर्का में न तब तकलीफ थी न अब तक। आपको देते हैं ना, लेकिन मुसलमान आपने वोट देते हैं ना, खासकर महिलाएं। तभी मैं ये सवाल आगे बढ़ाऊंगा। आप मानते हैं ना मुस्लिम महिलाएं आपको वोट देती है? हमको हर समाज से वोट मिलता है, तब क्या हर दिक्कत? वर्ग से वोट मिलता है। इसकी कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, क्योंकि चिंता जो करते हैं वो चिता की तरफ जाते हैं। अब ऐसी चिंता कभी करते नहीं कि जो चिता की तरफ जाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी नीति पर ही चलती रही है और नीति पर भी चलती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को जनता ने अंगीकार किया है, जनता ने पसंद किया है। इसी वजह से आपने कहा कि फलाने सन में आपकी सरकार आई तो ये तड़प रहे हैं सत्ता के लिए ही। ये मैं बता दूं, ये इनकी तड़पन सत्ता के लिए है। हम लोग सत्ता को दरकिनार करके कार्य करते हैं, और हमारे अनुसांगिक संगठन भी सत्ता के बगैर, लालच की व्यवस्था के बगैर हम लोग जनता की सेवा करते हैं। कोरोना जैसे भयावह, तो सिंह साहब फिर बुर्का से क्या दिक्कत है? बुर्का से क्या दिक्कत है? यदि किसी धर्म विशेष में बुर्का को पहनना है, हिजाब पहनना है, तो उससे क्या दिक्कत है? वोट तो आपके पक्ष में महिलाएं दे ही रही हैं मुस्लिम, खासकर 3 तलाक वाले प्रकरण के बाद तो। और ऐसा है, हाँ, बुर्का में दिक्कत नहीं है, लेकिन बुर्के के अंदर जो गुंडा छुप करके बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं उनसे दिक्कत। आपने बीते दिनों देखा होगा, आप राजनीति से इतर बात करें कि ज्वेलरी की दुकानों पर बुर्का पहन करके कई ऐसे लोग पकड़े गए जो कि मैं हिंदू मुस्लिम की यहाँ बात नहीं करता, मेन बात यह है कि कुछ ऐसे लोग जो बुर्का पहन करके चोरी या अन्य विभत्स कांड करते हैं, वही लोग अब इसमें लगाए गए हैं, क्योंकि इनको सफलता मिल नहीं रही है। इनकी सफलता दूर दूर तक कहीं इनको दिख भी नहीं रही है। इसी वजह से ये लोग इस तरीके के कुकृत्य करने के लिए तैयार हैं, जिस पर हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कटाक्ष किया, और जो बात कही वो आप देखिए निष्पक्ष रूप से बिल्कुल सत्य है। कि इस तरीके का विभत्स कांड ये लोग करने वाले हैं और करना चाहते हैं। लेकिन ठीक है सिंह साहब, लेकिन बिहार की जनता, भारतवर्ष की जनता इनको ऐसा करने नहीं देगी और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो विभत्स कांड करना चाहते थे वो विभत्स कांड नहीं हो सकता, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए जागरूक हैं। ओके सिंह साहब, शरण साहब, ठीक है, आ रहे हैं फिर सिंह साहब, शरण साहब। लेकिन देखिए अभी एक विरोधाभासी है। अब देखिए सरकार, आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस, आपको इतना पता है कि विभत्सकृत करने वाले हैं, तो आपके पास समुचित पावर है उसे रोक लेने के लिए। शरण साहब, खैर इन सबसे इतर, क्या अब राजनीति हिंदू मुस्लिम जो हो चली है वही चलते रहेगी? विकास की बात होती तो जरूर है, लेकिन चर्चा में फिर वही बुर्का, हिजाब, टोपी, तिलक, यही सारी चीजें आ जाती है। और यदि यही सारी चीजें आती रहेंगी तो आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ती चली जाएंगी। कैसे निपटिएगा 27 में? कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा जय हिंद। जय हिंद। देखिए ऐसा है, आप अगर एक छोटे से गांव या मोहल्ले में भी देखें तो उस परिवार के बड़े बुजुर्ग क्या बात करते हैं, परिवार की महिलाएं क्या बात करती हैं, परिवार के बच्चे क्या बात करते हैं, उसका विषय उनके मूल्यों और संस्कारों से तय होता है।
इसीलिए हम उन लोगों का देख रेख, पहनावा, ओढ़ना, बिछाना, पहनना, बात करना, विचार उनसे बहुत कुछ तय कर लेते हैं कि जो हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं वो किस तरह का परिवार है, उनसे मतलब रखना है और कितना रखना है या फिर नहीं रखना। और जीवन में यही मूल्य संस्कार हमें भी अपने बचपन से हम सबको मिले, आपको और हमको। लोगों को देखते ही आप आधा नजरिया तो ऐसे ही बना लेते हैं कि किस तरह का है और फिर वो किस विषय पे बात करते हैं। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कहीं भेजे जाते हैं तो वो भेजे ही किस लिए जाते हैं, पूरा देश जानता है। 142 करोड़ जनता जानती है कि उनकी मार्केटिंग चुनाव वाले क्षेत्र में किस तौर पे किया जाता है। क्या योगी जी को, आदित्यनाथ जी को विकास पुरुष के नाम पे भेजा जाता है? जितना मैंने चर्चाओं में सुना है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कहते हैं कि युवा कट्टर हिंदू सम्राट के तौर पे जाते हैं। तो जब वो भेजने ही इसलिए जाते हैं कि वहां पर जाके बुर्का, तिलक, तराजू ये सब करें, तो स्वाभाविक विकास पे बात नहीं कर सकते। और विकास पे बात करने के लिए उसको भेजा जाएगा जिसने कोई विकास किया हो। आपने एक सोशल मीडिया पे एक बड़ा कॉमन मतलब बहुत ह्यूमर में एक जोक चलता है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो जो गैर दक्षिण पंथी हैं वो सीधा सवाल पूछते हैं कि वो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा था उत्तर प्रदेश में, वो 9 साल हो गए, वो है कहां? तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अमेरिका से एक यूनिवर्सिटी का एक टीम आया था और जब उसकी जांच हुई 1 हफ्ते बाद तो मालूम चला है कि 2 कमरे का किराए का घर था, उसका किराया भी उन्होंने जमा नहीं किया है और अमेरिका पे उस पे केस चल रहा है और उससे इन्होंने 10,000 करोड़ का एग्रीमेंट किया, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार। तो इसमें कुछ गलत नहीं। जब आपने अधिकारियों को एक प्रोजेक्ट दिया है कि आपको इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आना है तो वो इस तरीके के फर्जी एग्रीमेंट करके ही कागज जमा करें। लेकिन इस बीच में हुआ क्या है, जो जनता है, जनमानस है, इतने लंबे दौर में समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है। क्योंकि विषय आपने बुर्का से स्टार्ट किया है तो ये जरूरी है कि उस पर भी अपनी बात कही जाए। कुंदक्की में एक उपचुनाव हुआ था, वहां पे 60% आबादी सिर्फ मुसलमानों की, और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जानते हैं कितने वोट मिले थे वहां? 76%। अब आप इससे खुद कल्पना कर लीजिए। इसको 2 नजरिए से आप देख सकते हैं। या तो ये देख सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो पूरी तरीके से अब भाजपाई हो गया है, भाजपा को वोट देता है, तो उसका काउंटर वेट ये है कि इसके बावजूद भी 403 विधानसभाओं में और 80 लोकसभाओं में एक भी टिकट मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। वरना हम और आप सब जानते हैं कि जो धर्म और समाज सपोर्ट करेगा उसको रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। तो और मिलना भी चाहिए। 60%, जिस सीट पे 60% मुस्लिम वोट है वहां पे बीजेपी कैंडिडेट को 76% वोट मिला है और ये उन पे कोई भरोसा नहीं करते, उनको कभी रिप्रेजेंटेशन के लिए टिकट नहीं देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंदक्की में वोटिंग कैसे हुई होगी। और उसको सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे पूरे दिन उस दिन पूरे लाइव वीडियोस चलाए हैं और शुक्र मनाइए टेक्नोलॉजी का कि लोगों ने मोबाइल से डायरेक्टली फीड दिए हैं सोशल मीडिया। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स की हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 18,000 तो वोट हमने नाम से लिख के दिए हैं जो कटे थे, वो पूरा देश अब जानता है, उसका कोई जवाब नहीं आया। ये जो बुर्का वाला मसला है उस पर ऑब्जेक्शन समझ लीजिए क्या है हमारा। इनके लगातार उपचुनाव में वीडियोस देखे हैं कि पुलिस के लोग सीधी सीधी महिलाओं तक पे पिस्टल तान देते हैं और उनको बोल देते हैं कि वापस जाइए। और वो जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप जानते हैं पूरे देश ने वो वीडियो देखा है और वो वहीं कुंदक्की का है। अब इनका दूसरा सिस्टम ये है कि जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां हैं जिनको 6,000 रुपए महीने तनख्वाह देते हैं, उनको कहेंगे कि आपको तनख्वाह तब मिलेगी जब आप बुर्के वाली महिलाओं को चुनाव के बूथ के दरवाजे से ही वापस भेजेंगे। चाहे आधार कार्ड के नाम पे भेजिए, चाहे वोटर कार्ड के नाम पे भेजिए, चाहे किसी पहचान के नाम पे भेजिए, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज कम करना है आपको। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन कराती है तो उनके पहचान का काम भी इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटेड जो भी। सिंह साहब, जिस हिसाब से शरण साहब ने बातों को रखा, दृश्यों के बारे में भी बताया, वो दृश्य जनता ने देखा है। मायने क्या है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आशय मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में यह आया कि आप साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो क्या यही सही है?
आपने कहा साम दाम दंड, एक गाना बड़ा प्रचलित है, याद आ गया। हाँ मुर्गे में रहने दो, मुर्गा ना हटाओ, मुर्गा जो हट गया तो आप समझ लीजिए आगे डॉक्टर। यही समस्या है, इनका रोना इसी बात का है कि ये मुर्गा अगर हटा दिया जाएगा तो मुलायम सिंह जी कहते थे, बजे हुए नेता कि मुसलमानों के हैं तो फक्र के साथ हैं। तो भाई आपको पार्टी का भी नाम अब बदल कर मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी रख देना चाहिए तो ज्यादा हो चाहिए, क्योंकि समाजवाद तो कहीं आप में नहीं दिखेगा। आप चच्चा के पास जाते हैं, चच्चा भी आपको घास नहीं डालते। आप और कहीं भी जाते हैं, आपको घास क्यों नहीं मिल रही, और जनता की भी घास आप खा गए इसीलिए जनता आपको घास नहीं डाल रही। अब रही बात ये इधर उधर की बातें तो ये करेंगे ही करेंगे। हमारे नेता स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, और इनके नेता देख लेंगे, देखा है, देखते रहेंगे। इन्होंने अभी बात की, बड़ी बड़ी बातें बताई कि वो वहां पर ऐसा है ऐसा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश को आपने क्या बना रखा था? उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार करने के लिए आना चाहता था? अब आप खुद बताइए सिंह साहब, मैं आपसे ही पूछता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जो गुंडों का बोलबाला था वो किसके बदौलत था, क्यों था? फिर वही कहूंगा कि बुर्का ना हटाओ, बुर्का जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। तो इसी वजह से अगर कोई दुखती नस पर इनके जैसे ही हाथ रखा जाता है, ये तड़फड़ाने और फड़फड़ाने लगते हैं। इनके पास जनता की सुख सुविधाओं की, जनता के व्यापारिक और औद्योगिकरण की, या जनता के बीच व्यापारियों की जो सुविधाएं मिलने चाहिए, या जनता के प्रति जो जीएसटी का घटा हुआ, अभी देखिए आप बीच में ही कितना जीएसटी कम कर दिया गया, उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, नहीं साहब मैंने किया। ये जो मैं है, हम लोग मैं नहीं करते, हम लोग हम में बात करते हैं, क्योंकि हम में बहुत दम है, मैं में कयामत है, और वही कयामत पे ये दबते जा रहे हैं। इसके बाद इनको अच्छी बात क्यों नहीं अच्छी लगती कि उसमें ये पातनपोशी करने जाते हैं गुंडों की मजारों पर, गुंडों के मैयत में जाते हैं और गुंडों को प्रार्थनाएं देते हैं। और रही बात है, अभी मैं खुद दोहरा रहा हूँ कि महाराज जी कहते हैं सपा की गाड़ी में बैठा, तो वो क्यों कहते हैं? जनता ने स्वीकार किया, जनता ने इसीलिए उनको विलग किया, इसीलिए उनको अलग किया। अब ये बिलख रहे हैं क्योंकि सत्ता में रहने वाले लोग बिलखेंगे ही। और जिनका मैं बता देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों को, ये बुर्का हटेगा और आप देखिए आप एक्सपोज होंगे, क्योंकि आपके नेता कह चुके हैं, मोदी जी को जान चुके थे, मान चुके थे, सोनिया जी के बगल में बैठ के वो कह गए हैं कि मोदी जी आप फिर प्रधानमंत्री बनो। योगी जी के भी वो बहुत करीब थे, लेकिन इनके नेताजी के पुत्र ने ही उनका क्या हासिल किया था? जीते जी जग जाहिर। ठीक है शरण साहब, देखिए आरोप लगता है बीजेपी पर कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन वो कहते भी है खुल के कि वो साइड ले रहे हैं। आप क्यों नहीं खुल के साइड लेते हैं? देखिए उनके साथ नीतीश बाबू गए, पहले टोपी पहनते थे, अब टोपी पहना रहे हैं। जमा खान को टोपी पहना दिया, खुद नहीं पहने। आप भी यदि हितैषी हैं समाज के हर तबके के, तो खुल के साइड लीजिए और खुल के खेलिए, फिर देखिए क्या होता है। किसका साइड लेना है कुणाल जी बता दीजिए, हम उनका साइड ले लेते हैं। समाज के हर तबके का ले लीजिए। तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा मुद्दे का जो पहला वर्ड है ना, उससे भारतीय जनता पार्टी कांपती है दिन रात। जैसे ही हम पीडीए बोलते हैं ना, वैसे ही इनका दर्द शुरू हो जाता है। और मैं पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट, ठीक है सिंह साहब आप सुन लीजिए। ठीक हमारी आदत बोलिए शरण साहब। तो अब साथी हमारे बीच में बोल रहे हैं, तो पहले तो मैं इनको एक सलाह देना चाहूंगा, इनको कथावाचक बन जाना चाहिए, कथा वाचन अच्छा कर सकते हैं ये। मुझे लगता है डिबेट के लिए थोड़ा तैयारी करके, और नमाजवादी पार्टी में रहो, नमाज पढ़ो, आप नमाजवादी पार्टी में रहो, नमाज पढ़ो, ठीक है, मत करो। ठीक है, बोलिए शरण साहब। बोलिए, मतलब आप
लोगों के संस्कार होंगे। हम लोग डिबेट में अपनी अपनी बारी में बोलते हैं। कितने अच्छे संस्कार तुम्हारे हैं और तुम्हारे नेता के सब जानते हैं। ठीक है, चलिए। तुम्हारे और तुम्हारे नहीं, पर्सनल पे मत आइए, पर्सनल। ठीक है, ठीक है। सिंह साहब, शरण साहब, तेरा नेता है। पर्सनल कमेंट्स नहीं सर, मुद्दे पे रहते हैं। ठीक है सिंह साहब, बात इसके पहले कि बढ़ जाए, सिंह साहब, शरण साहब, बात इसके पहले बढ़ जाए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पर्सनल कमेंट्स पे नहीं जाते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। शरण साहब प्लीज कंक्लूड, छोड़िए पर्सनल कमेंट्स, छोड़िए। ठीक है, हो गया, हो ठीक है सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, प्लीज शरण साहब प्लीज कंक्लूड। नमाज पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो। ठीक है, ठीक है सिंह साहब प्लीज। हाँ, आवाज बंद कीजिए आप। अरे तेरा आवाज बंद कर देंगे, पार्टी तेरी आवाज बंद करने जा रही है बहुत जल्दी। ठीक। अरे सिंह साहब, सिंह साहब, इसका आवाज बंद कीजिए कुणाल जी। सिंह साहब प्लीज। इस आदमी को बात करने की तमीज नहीं है। पार्टी का करके आगे तक बैठ गया, आगे गंवार आदमी। नहीं, इस तरह से तो डिबेट नहीं बढ़ पाएगी। नहीं अब देखिए, ये देखिए क्या बोला इसने। नहीं, इस तरह से नहीं हो पाएगी। अब आप पर्सनल कमेंट्स में डिबेट नहीं होती है। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन धन्यवाद आपका, आप लोगों ने जितना वक्त भी दिया। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।